सो बच्चों so hello electronics second year बच्चे now we are discussing the subject of electrical circuit in which I told you in the last lecture that was phasor representation of the vectors, and I told you the topic I told you why we are always taking the sine function in the instantaneous equation or to calculate the voltage and currents, like E is equals to Em sine omega t, V is equals to Vm sine omega t. I told you the main reason for this, that is the it is just not up to us that we can indulge the cos omega t or tan omega t or sin omega t. It's just because of the rotation of the signal in the 2 pi cycles when it will take the complete the one turn like 2 pi. So when you will represent on the graph on the x and y axis, then this vector when revolve and will take the one turn of 2 pi, in that case then when you will project this point on this axis, then you will get it the sine wave. That is the reason that every time when we want to calculate the voltage and current, then you will take the sine function. That means all alternator will produce the alternating current, alternating quantities like voltage and current, right? So just to be continue with the next topic, that is physical explanation of phase relationship between voltage and current when sinusoidal alternating voltage is applied across the different components. मतलब अब इसके अंदर जो हम नेक्स्ट आज करने वाले हैं उसमें हमें देख रहे हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज रिलेशनशिप की फिजिकल एक्सप्लेनेशन कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्या होगी, ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम बताने वाले हैं. तो आपके पास इलेक्ट्रिकल में जब भी आप बात करेंगे, यू विल नॉट टॉक अबाउट द लाइक ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रांसफार्मर, नथिंग एल्स यू विल discuss about it. You will discuss in this that was you have three components like resistor, inductor and capacitor. R, L and C. ठीक है, R is this, L is this, and C is this. These are energy storing element. Energy storing element. Whereas resistor is energy dissipating element. That means ये ड्रॉप करता है, ठीक है, एनर्जी को डिसिपेट करता है. ठीक है बच्चों, समझ आ रही है मेरी बात? R, L और C. दूसरी चीज़ मैं क्या बता रही हूँ, इसके अंदर हम बेसिकली अब क्या बताने वाले हैं मैं आपको वो भी समझा देती हूँ. अब हमारा जो नेक्स्ट 1 या 2 दिन या 3 दिन, ठीक है, जो
टॉपिक रहेगा ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है और बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। आपका इसके अंदर आपको ये बताना है, देखिए रजिस्टर पे, इंडक्टर पे और कैपेसिटर पे, चाहे आर हो, एल हो या सी हो, आपको ये बताना है कि अगर मैं आर, एल या सी किसी के भी अक्रॉस अगर क्या करती हूँ, वोल्टेज सोर्स को अप्लाई करती हूँ, तो जैसे आप वोल्टेज सोर्स अप्लाई करोगे तो वहाँ पे करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, चाहे वो आर हो, चाहे वो एल हो, चाहे वो सी हो। तो आपको क्या बताना है कि हर एक कंपोनेंट के लिए, हर एक आर, एल और सी तीनों के केस में आपको वोल्टेज सोर्स यहाँ पे आप एसी ले लेना, एसी सोर्स के लिए वोल्टेज सोर्स एसी को हम क्या इनपुट पे अप्लाई करेंगे, उस एलिमेंट के इंडिविजुअल, पहले आर के लिए, फिर एल के लिए, फिर सी के लिए। और ये वोल्टेज अप्लाई करने के बाद में वी के बाद में जो करंट, वोल्टेज और करंट का जो रिलेशनशिप आएगा, हमें उसके बारे में बताना है और उसके रिजल्ट के बारे में बताना है कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। इसी तरह आपका इंडक्टर है, इंडक्टर पे भी सेम आपको यही काम करना है। आप इनपुट पे आप वोल्टेज सोर्स आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि कैसा उसके आउटपुट वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप आ रही है। सेम विल बी हैपन विद द कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 3 टॉपिक्स आपके यहाँ पे कवर हुए, ठीक है। दीज आर द लेंथी टॉपिक्स बट दीज आर वेरी मच टेक्निकल, as you are the student of the electrical and electronics engineering, either electrical or electronics, so you must have a very good idea about this voltage and current phase relationship between these elements, right? तो सबसे पहले मैं इसमें क्या बता रही हूँ, मैं यहाँ पे एक छोटा सा लिख देती हूँ, वोल्टेज एंड करंट phase relationship when AC source का मतलब ये है साइनसॉइड, जया बकरी, मैंने AC हम हमेशा ऐसे लिखा, when AC source is connected, when AC source is connected. तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ आर की रजिस्टर आर सिंबल दिस, ठीक है। चलिए पहले मैं इसके बारे में बात करती हूँ। देखिएगा, अब हम एक सर्किट बना रहे हैं, हमने एक सर्किट बनाया है, देखिए मैंने यहाँ पे एक सर्किट बनाया है, ये आपका रजिस्टर है, यहाँ पे इसके अक्रॉस आपने एक एसी सोर्स को कनेक्ट किया, ठीक है, आपने एसी सोर्स को कनेक्ट किया, ये वोल्टेज इसकी V है और इसकी EMF इक्वेशन, सॉरी इसके इंस्टेंटेनियस इक्वेशन लिखिए, V इज इक्वल्स टू V एम साइन ओमेगा टी, दैट इज R, ठीक है। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, यहाँ लिखा देती हूँ, ये R है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी दैट इज V, ठीक है। अब हम इसके लिए जो मैं बता रही हूँ आप उसको ज़रा सुनिएगा। देखिए कोई भी ये जो रजिस्टर है आपका, ये प्योर रजिस्टर है आपका, ठीक है। एक शुद्ध प्रतिरोध परिपथ, एक शुद्ध प्रतिरोध परिपथ ऐसा परिपथ है जिसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं होती। मतलब अगर मैं ये कह रही हूँ कि आपको ये जितनी भी आर एल सी के लिए जो फेस रिलेशनशिप दिखानी है, ये फेस रिलेशनशिप आपको आर एल और सी के लिए अलग अलग दिखानी है। यानी जब आर होगा तब इसमें एल और सी आपको नहीं दिखाई देगा,
तो जब R हट जाएगा, L आ जाएगा तो प्योर इंडक्टिव सर्किट बन जाएगा। अभी ये क्या है, केवल रजिस्टर है, तो ये प्योर रजिस्टिव है। लेकिन अगर इसमें R और L आप दोनों साथ साथ इस सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दोगे, चाहे तो सीरीज में चाहे पैरेलल में, तो वो सर्किट जो है आपका प्योर सर्किट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या है, ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें केवल एक रेजिस्टेंस ही सर्किट के अंदर एज अ कंपोनेंट हो। वोल्टेज सोर्स की बात नहीं कर रही, केवल रेजिस्टर जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर ना हो। इस तरह जब सर्किट में, और उससे क्या होगा कि जब सर्किट में करंट फ्लो करेगी, जब आप यहाँ इस वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करोगे, इसको ऑन करोगे, तो ऐसा करने पर क्या होगा कि इस सर्किट में, जब सर्किट में आपकी करंट चेंज होगी, तो वहाँ पर जैसे ही ये वोल्टेज अप्लाई करोगे, करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। करंट क्या होगी, चेंज होगी। जैसे ही करंट चेंज होगी, करंट आपकी चेंज होगी, फ्लक्चुएट करेगी, तो उस केस में आपका EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाएगा। और इससे क्या होगा, आपका जो पूरी अप्लाइड वोल्टेज को केवल सर्किट में ओमिक ड्रॉप को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, जैसे कि डीसी सर्किट में होता था। तो इस तरह हम इसमें क्या करेंगे, इफेक्टिव वैल्यूज का प्रयोग करेंगे। मेरा कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि जब आप इसको ऑन करेंगे, इस एसी सोर्स को, आप क्या करोगे, वोल्टेज अप्लाई करोगे। तो जैसे ही आपने वोल्टेज अप्लाई की, इसकी वोल्टेज V है, इक्वेशन इसकी है, जैसे ही आप सोर्स को ऑन करोगे, तो इसकी वजह से जैसे ही आपने इसको ऑन किया, तो यहाँ पे करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही करंट फ्लो क्या होगी, आपकी बार बार, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग है, तो आपकी बार बार वैल्यूज कभी कम और कभी ज़्यादा होगी। तो आपकी करंट में चेंज होने की वजह से, ड्यू टू चेंज इन करंट चेंज होने की वजह से, ड्यू टू चेंज इन करंट, द EMF विल बी प्रोड्यूस। क्या हो जाएगा, आपका विद्युत वाहक बल आपका क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। और ये विद्युत वाहक बल जो है क्या करेगा, ये सब विद्युत वाहक बल आपका स्थापित हो जाएगा, और अप्लाइड वोल्टेज को, इस अप्लाइड वोल्टेज को केवल जितना यहाँ पे EMF प्रोड्यूस हुआ है, जितना भी EMF करंट के चेंज होने से इस रजिस्टर में प्रोड्यूस हुआ है, उसके अक्रॉस से इस वोल्टेज को सिर्फ उसी को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। क्योंकि ये तो ड्रॉप करता है, रजिस्टर क्या करता है, ड्रॉप करता है, तो करंट को तो आगे जाने देगा। तो ये क्या करेगा कि जैसे ही करंट आपकी बार बार चेंज होगी, तो ये क्या करेगा कि जितनी अप्लाइड वोल्टेज को EMF स्थापित होने से, प्रोड्यूस होने से, टोटल अप्लाइड वोल्टेज को केवल सर्किट में इस R के बराबर, इस R को ही क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। इस तरह हम क्या करेंगे, इफेक्टिव वैल्यूज का प्रयोग करेंगे। तो आपको पता है इसके अंदर, अब किसी क्षण अगर मैं ये कहूँ इस बात को कि जैसे I बराबर क्या होगा, कितनी करंट होगी, I बराबर V अपॉन R। ठीक है, I बराबर V अपॉन R। तो V जो है वो आपका जो I है वो V के साथ इसमें है, फेज में। देखिएगा I, अगर R आपका कांस्टेंट है, अगर R आपका, तो फिक्स ही रहेगी R की वैल्यू, तो रजिस्टर की वैल्यू पहले से फिक्स होगी। तो ये तो आपका क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा। तो I, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, तो I बराबर किसकी आ गई, V की। तो यानी I और V क्या है, सेम फेज में। यानी अगर करंट इधर जा रहा है तो आपका क्या होगा, करंट इधर है तो वोल्टेज भी इधर की होगी। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि वोल्टेज और करंट का फेज रिलेशनशिप बतानी थी, जब आपने एसी सोर्स कनेक्ट किया हो उस सर्किट के अंदर, वो सर्किट क्या होना चाहिए, प्योर सर्किट। ये कौन सा सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव। तो आप ये कह सकते हो कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में आपका करंट और वोल्टेज के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। यानी जिस दिशा में करंट होता है वही उसी दिशा में क्या होता है, वोल्टेज होता है। इसको हम बोलेंगे फेजर डायग्राम।
ठीक है ना। जिधर करंट है उधर ही वोल्टेज है, तो कोई एंगल तो कुछ है नहीं, 0 डिग्री है। एंड जिधर करंट है उधर आपका वोल्टेज है, उसका रीजन ये होता है। आई मेरी बात समझ। अब अगर मुझे किसी इसकी पावर देखनी हो, तो पावर क्या कर सकते हैं, पावर क्या रहेगी, V क्रॉस I, ठीक है। P क्या है, V क्रॉस I, V I, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे V बताया है, ऐसे भी V हो गया, ये आपकी क्या होगी, पावर। अब जैसे मैं ना इसमें, अब मैंने जैसे आपको सर्किट बताया, तो अगर मैं इसका वेव से दिखाना चाहूँ, ठीक है, साइन वेव से दिखाना चाहूँ, तो ये तो आपकी होगी वोल्टेज, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, V इज इक्वल्स टू V, आप कह सकते हैं जो मैक्सिमम वोल्टेज V और इधर दिखाओगे आप I, ठीक है। तो ये होगी यहाँ पे V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t, इसके बारे में आपको बता चुके हो। फिर क्या जाएगा आपका करंट I इज इक्वल्स टू Im साइन ओमेगा t। इसके लिए आप जिस तरफ करंट है वोल्टेज है, उसी तरफ आप करंट दिखा दो, ये करंट आगे मेरी बात समझ। ये देखिएगा, जिधर करंट है, जिधर वोल्टेज है, उसी तरफ आपका क्या है, करंट, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये जो एक्सिस है ये टी हो गया, ठीक है बच्चों। और ये वाली चीज क्या होगी आपकी मैक्सिमम, और फिर बाकी सारी V इक्वल्स टू M sin ओमेगा t पे आप वैल्यू रखिए। ये जो V है ये वो वैल्यू है जो मैक्सिमम वोल्टेज, और इसी तरह ये करंट ये आपका मैक्सिमम करंट, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं कहूँ कि इसकी इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता है क्या हो सकती है, बताया मैंने आपको, V इज इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा, और इसी तरह आप I की निकाल, I है साइन, ठीक है बच्चों। अब अगर मुझे जैसे ये इक्वेशन है, मुझे इसके लिए वैल्यू निकालनी हो, तो आप इसमें क्या करो, आपको पता है V इक्वल टू क्या है IR, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं नोट करने की जरूरत तो नहीं है ना इसको, आपको दिखाते हैं इसको, ये जो इक्वेशन निकाली है हमने इसको दिखाते हैं। अब देखिए, अब क्या है, V इक्वल टू IR, यही होता है V नोट या क्या है। अब V की वैल्यू क्या है, Vm साइन ओमेगा t इक्वल टू आपका क्या आ गया IR, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस R को इधर ले, क्या आ जाएगा, Vm साइन ओमेगा t इक्वल टू I डिवाइड बाय R, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी Vm साइन ओमेगा t R। तो I का मान कब ज़्यादा होता है, सॉरी Vi, ये जो वैल्यू है आपकी, अभी मैक्सिमम वैल्यू की वैल्यू देख रहे हैं, तो हम क्या बताएंगे इसमें, हमें पता है कि ये जो क्या वैल्यू थीटा है, ओमेगा टी बराबर मैंने क्या किसके बताया था, थीटा क्यों बताया था, अगर आपको याद हो। तो साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, 90 में, यानी 1, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 90 पे, मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं। तो साइन 90 डिवाइडेड बाय R, करंट ये मैक्सिमम है तो करंट उस टाइम मैक्सिमम होगी, मैंने लिखा Im, तो क्या आ जाएगी Vm साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी Im इक्वल टू Vm अपॉन
है। तो इस समीकरण को जो आपकी क्वेश्चन आई है इसको हम तो वो कैसे लिख सकते हैं इसको देखिए, जहाँ पे लिखा हुआ है ना, अभी इक्वेशन को देखिए जो ऊपर लिखी हुई थी, ऊपर इक्वेशन क्या थी आपकी, ऊपर इक्वेशन क्या थी आपकी, थर्ड इक्वेशन आई इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा, तो ये वाली इक्वेशन आपकी जो ऊपर लिखी हुई है ये वाली वी एम अपॉन आर, वी एम अपॉन आर ये वाली वैल्यू है ना, वी एम अपॉन आर पे लिखा दीजिए ये इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को आपको भी नाम देते हैं एक, यहाँ से आई इज इक्वल्स टू, इसको आई लिख दो, आई इक्वल टू वी एम अपॉन आर। तो इस इक्वेशन में वी एम अपॉन आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई एम, आई इक्वल टू आई एम साइन, या आप इसकी बात कर सकते हो आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, जो और वी की इक्वेशन क्या थी, v is equals to sin ओमेगा, ठीक है। तो मैंने कुल मिला के क्या किया, जैसे ग्रीफ आइडिया लिख देते हैं कि v इक्वल टू आई आर हमें पता है, ठीक है, v इक्वल टू आई आर, तो v इक्वल टू क्या हो गया, वी एम साइन ओमेगा टी, आई आर ऐसे ले लिया, फिर r को इधर लिया है, वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई आर इक्वल टू आई। अब हमें पता है कि हमें साइन 90 में मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या है, तो वी एम मैक्सिमम कब होगा, जब आपका साइन मैक्सिमम होगा, साइन मैक्सिमम कब होगा, 90 पे होगा, साइन 90 पे वैल्यू क्या होगी, साइन 90 पे वैल्यू 1 होगी, तो क्या आएगी वैल्यू आई इक्वल टू साइन 90 अपॉन आर, तो ये वैल्यू आ जाएगी वी एम अपॉन आर इक्वल टू आई, ये आ गया आपका ये वाली वैल्यू। अब इस इक्वेशन को आपने कहाँ पर पुट किया, यहाँ पे, तो यहाँ पे इस इक्वेशन पे वापस लेके गए हमने क्या किया, जहाँ पे वी एम अपॉन आर था, वी एम अपॉन सॉरी यहाँ क्या था, देखिए 90 पे 90 ले लो, यानी उस टाइम पे करेंगे मैक्सिमम, तो ये आई एम इक्वल टू वी एम अपॉन आर, जब आप वापस इसमें पुट करोगे तो वी एम अपॉन आर यहाँ पे यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी, आई एम वी एम अपॉन आर की जगह आई एम साइन ओमेगा टी इक्वल टू आई, यही मैंने लिखा, ठीक है। तो देखिए जो इक्वेशन वी की है वो इक्वेशन आई की है, सेम सेम है, ठीक है। तो यानी इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता, यानी करंट और वोल्टेज, जब वोल्टेज शून्य होगी तो करंट भी शून्य होगी, जब वोल्टेज मैक्सिमम होगी तो करंट भी मैक्सिमम होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पावर बताना, पावर इन प्योर रेजिस्टेंस। नोट कर लो आप थोड़ा सा, फिर मैं बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए।
देखो ना, अभी मत बताओ कि क्या है, मुझे इसका बहुत अच्छा लगता है, इसके बाद फिर कर जाता है, उसके बाद मुझे मुझे बता होता है इसको बच्चा है उससे शादी करनी है, और उसको ऐसा लगता है तो कितनी ऐसा लगता है बिना देखते हुए भी जो के बड़ी अपनी चलिए बच्चों, अब इसमें जो नेक्स्ट देखते हैं हम, वो नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसके अंदर। इसमें मैं इसी के अंदर बता रही हूँ, जैसे मैंने अभी इक्वेशन निकाली है वो पावर बता रही हूँ, पावर। अब देखिए इसे पावर है, पावर इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट, पावर इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। देखिए पावर में आपको पता है, जैसे मैंने इक्वेशन बताया था, V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी और I इक्वल्स टू Im साइन ओमेगा, ये था। अब मुझे पता है आई नो दैट P इक्वल टू V आर, तो क्या हो जाएगी Vm साइन ओमेगा टी, I की Im साइन ओमेगा, क्या हो जाएगी Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। और आपको ये फॉर्मूला भी पता है, cos 2 थीटा से आपका फॉर्मूला निकल जाएगा, आपको पता है ना cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस, हाँ ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, तो मैं यही लिख देती हूँ cos 2, हाँ देखिएगा cos थीटा की जगह मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, वो मिल जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो हमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर दिखाइए, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये 2 है इधर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 cos 2 ओमेगा टी, और ये 2 यहाँ से हट जाएगा, ये 1/2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे P इक्वल टू Vm Im 1/2 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, ठीक है। अब जब आप इसको और ब्रैकेट ओपन करेंगे, Vm Im डिवाइड बाय 2 माइनस Vm Im cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। अब इसमें आप देखिए कि इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन इसी को समझना है उस समय, इस इक्वेशन में आपका एक पार्ट तो कांस्टेंट है, जो ये वाला एक हाफ Vm Im, ये तो Vm भी मैक्सिमम वैल्यू भी फिक्स है करंट के वोल्टेज की, तो ये तो होगा फिक्स पार्ट, स्थिर पार्ट, और ये होगा आपका फ्लक्चुएटिंग पार्ट, क्योंकि इसमें कॉस आ गया, कॉस पार्ट पर क्या करेगा वैरी करेगा 0 से 90 के बीच, ये तो फिक्स हो गया, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू फिक्स हो गई, ठीक है, तो ये तो हो गया फिक्स पार्ट, और ये क्या फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू है फ्लक्चुएटिंग पार्ट कौन सा, -1/2, और क्लियर लिख देती हूँ
-1/2 Vm cos 2 ओमेगा टी आपका क्या है आपका एक। और अब आप ये देखिए कि इस फ्लक्चुएटिंग पार्ट के लिए कॉस का जो अगर आप एवरेज वैल्यू लोगे, अगर इसकी एवरेज वैल्यू आप लेते हो तो एक पूरे चक्कर के लिए औसत मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, औसत मान के लिए 0 कैसे आएगा, कैसे आएगा औसत मान? आप देखिए जितना औसत मान में एक तो आपको पॉजिटिव पहुंचेगा, ये देखिए ये पॉजिटिव हो गया पूरे एक राउंड के लिए हो रही, ये आपका फुल साइकिल है। इस फुल साइकिल में ये तो पॉजिटिव पार्ट आ गया और ये नेगेटिव पार्ट आ गया। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को आप जोड़ोगे तो एवरेज वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये फ्लक्चुएटिंग पार्ट का जो औसत मान आएगा एवरेज वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। इस प्रकार किसी भी सर्किट में पावर जो है जिसे कि हम वॉट मीटर द्वारा नाप सकते हैं उसका तात्क्षणिक मान का औसत होता है। और क्योंकि पावर जो एक स्केलर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि, तो P का जो औसत होगा किससे मिलेगा, P के स्थिर भाग से। फ्लक्चुएटिंग पार्ट से तो मिल ही नहीं पाएगा क्योंकि तो पहले ही 0 हो गया। और वॉट मीटर में जो रीडिंग आती है वो एवरेज वैल्यू आती है और ये एवरेज वैल्यू अगर निकालूँ इसकी तो 0 हो जाएगा क्योंकि फ्लक्चुएटिंग पार्ट है ना, कॉस है ना, साइन कॉस टेन की अगर आप एवरेज वैल्यू ले रहे हो तो प्लस और माइनस दोनों का सम ही तो लोगे आप। तो अब हम क्या निकालेंगे, फिक्स पार्ट से हम क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। तो औसत के लिए तो P का जो एवरेज है, एवरेज ऑफ P किससे निकलेगा, फिक्स पार्ट ऑफ P से, ठीक है। ये वैल्यू क्या चाहिए, क्या है वैल्यू, P इज इक्वल टू हाफ, देखो के दिखाई दे रही है, हाँ नहीं दिखाई दे रहा। तो आपको क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग पार्ट तो क्या हो जा रहा है, फ्लक्चुएटिंग पार्ट आपका ये देखिएगा बच्चों, फ्लक्चुएटिंग पार्ट तो आपका हो जा रहा है 0, ये 0 क्योंकि एवरेज वैल्यू लोगे तो क्या एक साइकिल के तो एवरेज लोगे ना, तो एक साइकिल में आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव है, तो जब उसका सम करोगे तो क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। तो जो हमें एवरेज पावर लेनी है वो हमें फिक्स पार्ट से मिलेगी और जब वो फिक्स पार्ट से मिलेगी तो हमारी कहानी कुछ यही है, Vm, ठीक है, P इज इक्वल्स टू Vm Im और ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एवरेज वैल्यू कैसे निकल जाएगी आपकी, Vm अपॉन √2, इस 2 को आप √2 में कर दो, Im √2। तो आपको पता है मैंने आपको इलेक्ट्रिकल 1 में पढ़ाया हुआ है, ये EDC में भी पढ़ाया आपको, ये क्या होती है आपकी, ये आपकी क्या आ जाएगी RMS वैल्यू, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू VRMS और IRMS, ये निकल वर्ग माध्य मूल मान, क्योंकि हम हमेशा इफेक्टिव वैल्यूज ही लेते हैं, उन इफेक्टिव वैल्यूज को ही हम वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका टोटल हो गया, टोटल आपकी पावर होगी इफेक्टिव वैल्यू होगी, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों। तो यू जस्ट टेक योर टाइम, जस्ट डू दिस पार्ट, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इजीली समझ आ जाएगा। और मेरा मानना तो ये है कि जो मैं नेक्स्ट पढ़ाऊँ तो उसके लिए आप पहले से थोड़ा प्रिपेयर रहें। तो इसी तरह सेम जैसे मैंने प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए किया है, सेम इट वुड बी हैपन फॉर द same calculative part would be done for the resistive or inductive or capacitive circuit, ठीक है बच्चे। होपफुली दिस सेशन would be helpful for you to understand the basic concepts of the electrical in the scenario of the resistor, inductor and capacitor, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम हो तो यू लीव द कमेंट, यू कैन डायरेक्टली लीव द क्वेश्चन ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, यू हैव वन ग्रुप ऑल्सो वेयर यू कैन ड्रॉप योर प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों।